हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जॉब के पेपर 2 में पूछी जाती है। तो जितने भी एमसीक्यू हैं एसएसटी पेपर 2 के सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखिए, समझते हैं। देखिए, इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जिन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल संसद भवन के केंद्रीय भवन में यह बैठक हुई थी। और देखिए, इस बैठक में करीब थे तो 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो इस बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। देखिए, आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी पॉलिटी के लिए हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 110 के तहत। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, सोवियत संघ यूएसएसआर रूस से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य लिया गया है तो सोवियत संघ यूएसएसआर रूस से लिया गया है। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर भाग 4A में जोड़ा गया था। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ आप लोग देखिए, जाके PYQ क्वेश्चन प्लस करवाए हैं और सिलेबस के अनुसार करवाए हैं, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए, डेली आपकी क्लासेस चलने वाली है आपके एग्ज़ाम तक। और देखिए, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। और देखिए, जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं उसकी देखिए आपको PDF मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्मा कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्मा कार्टा कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 3 हो जाएगा। तो भाग 3 को भारत के संविधान में मैग्मा कार्टा कहा जाता है। देखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसे इनकी महत्ता के कारण भारत का मैग्मा कार्टा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो वह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को देखिए मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया है। देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और देखिए अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब संपत्ति का अधिकार देखिए कानूनी विधिक अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो वह देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां शेड्यूल हैं? तो वह हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। देखिए मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन विभिन्न संशोधनों के बाद टीचिंग बयान के अनुसार वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और पहले देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था तो आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था, जिसका गठन तेलुगु भाषाई क्षेत्र को मद्रास राज्य से अलग करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंस रूल लगाया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो 356 के तहत लगाया जाता है। और देखिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल से संबंधित होता है। तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख दिया गया है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 44वें में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 44वां में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 44वां भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के
नीति निर्देशक तत्व के तहत पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति कराते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कराते हैं। देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए, भारत के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो अनुच्छेद 324 के तहत की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन करता है और इसका किसी भी रूप में आचरण प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 17 समाप्त करता है छुआछूत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो लोकसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने और सम्मन करने और उसे समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देकर संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। देखिए, अगर आपको पेपर 2 क्लियर करना है तो जितने भी PYQ क्वेश्चन प्लस करवा रहे हैं सिलेबस के अनुसार सभी करते जाइए, आपका 100% यूपी टेट निकल जाएगा। देखिए, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। अगर आपको देखिए CDP के क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। CDP हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। देखिए, आपके एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और देखिए जितने भी आपको PDF दे रहे हैं उसको रिवीजन जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो वह हो जाएगा 65 वर्ष तक रह सकते हैं। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं और जबकि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए यह सीमा निर्धारित की गई है तो 62 वर्ष की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है तो उपराष्ट्रपति होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन को किस वर्ष मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन को किस वर्ष मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो वह हो जाएगा 2002 में बनाया गया था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और इसे देखिए, और इसे लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू 2009 में पारित हुआ था और यह प्रभावी हुआ था 2010 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल कर दिया गया था? तो वह हो जाएगा सोर सिंह समिति द्वारा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपातकाल के दौरान वर्ष 1976 में सरकार ने सरदार सोर सिंह समिति का गठन किया था, जिन्हें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो वह हो जाएगा 10 जोड़े गए थे। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4A में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4A में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन बाद में एक और कर्तव्य जोड़ने के बाद अब कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और देखिए 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां संविधान मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था, और जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता अभिभावक को शिक्षा देने का अवसर प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना किस वर्ष जोड़ा गया था? तो वह हो जाएगा 2002 में जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 51A है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51A अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A और एक नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, जो विशेष रूप से मौलिक कर्तव्यों के लिए बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, करो टैक्स का भुगतान करना, जो देखिए वह मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए हालांकि सोर सिंह समिति ने टैक्स देने को भी मौलिक कर्तव्य बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे संविधान में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से संविधान से लिया गया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, सोवियत संघ USSR वर्तमान रूस से लिया गया था। देखिए मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को तत्कालीन सोवियत संघ USSR के संविधान से लिया गया है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में ही नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, अनुच्छेद 51A(G) हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 51A का उपखंड G या छा स्पष्ट करता है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में DPSP की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान 1937 से ली गई थी, जिसने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद देखिए 436 से लेकर 51 तक किया गया है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। देखिए, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सरकार की शक्तियों को सीमित करना तो आपका गलत हो जाएगा, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तो ये भी ठीक होता है, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य होता है। DPSP का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है, ताकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सके, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होना नीति निर्देशक तत्वों की एक प्रमुख विशेषता है, यह किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 37 हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, गैर वाद योग्य हैं, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत भूमिका निभाते हैं। तो अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, गैर वाद योग्य हैं, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देशन देता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करेगा। ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित किया गया है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 39D हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 39 घ के अनुसार राज्य पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित कराएगा। तो अनुच्छेद 39 घ के अनुसार राज्य पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य समान वेतन सुनिश्चित कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 50 में है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। अनुच्छेद 50 राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है, ताकि न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, आपके कितने आज स्कोर सही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 51 है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने की बात करता है। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो गई हैं, तो आप लोग देखिए, प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। और देखिए, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो जितना हो सके सभी सब्जेक्ट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका यूपी टेट एक अच्छे नंबर से निकल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी।